नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं अर्थशास्त्र की दुनिया में कुछ बुनियादी लेकिन ज़रूरी विचारों को समझने के लिए। जी। हमारे पास आपके साझा किए गए नोट्स हैं कंप्लीट इकोनॉमिक्स 3.0 से, जो अर्थव्यवस्था की बनावट और अलग अलग सिस्टम्स पर रोशनी डालते हैं। हाँ, ये काफी विस्तृत नोट्स हैं। तो हमारा मकसद है इन नोट्स से सबसे जरूरी बातें निकालना, वो चाबियां जो आर्थिक दुनिया के दरवाजे खोलती हैं बिना किसी भारी भरकम लेक्चर के। तो चलिए इन विचारों को खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था कोई दूर की चीज नहीं है। ये हर दिन हमें प्रभावित करती है, हमारी नौकरियों से लेकर हमारी खरीदारी तक। सही कहा। इन नोट्स की मदद से हम इसके कुछ मूल सिद्धांतों को समझ सकते हैं जो हमें बेहतर आर्थिक निर्णय लेने और दुनिया को समझने में मदद कर सकते हैं। ये समझना जरूरी है ना कि कोई भी आर्थिक मॉडल एकदम सही नहीं होता, हर किसी के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। हाँ, ये तो है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र के दो बड़े नजरियों से, माइक्रो और मैक्रो। इन दस्तावेजों में बताया गया है कि माइक्रो अर्थशास्त्र छोटी इकाइयों पर ध्यान देता है, जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार या एक कंपनी कैसे निर्णय लेती है। जैसे कोई तय करता है कि कौन सा फोन खरीदना है, या एक दुकान तय करती है कि कितने कर्मचारी रखने हैं। एडम स्मिथ, जिन्हें अक्सर आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, उनकी किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस इसी व्यक्तिगत पसंद और बाजार की ताकतों पर जोर देती है। और फिर आता है मैक्रो अर्थशास्त्र, जो पूरी अर्थव्यवस्था की एक तरह से बड़ी तस्वीर देखता है। ये देशों और सरकारों के फैसलों से जुड़ा है, जैसे कि पूरे देश की कुल आय यानी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। हाँ, जीडीपी तो सुनते रहते हैं। बिल्कुल। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, बेरोजगारी दर या महंगाई, इन्फ्लेशन कैसे काबू में रखी जाए। यहाँ जेएम कीन्स का काम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर उनकी किताब जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों अलग नहीं हैं। लाखों लोगों के व्यक्तिगत माइक्रो निर्णय मिलकर मैक्रो अर्थव्यवस्था की दिशा तय करते हैं। हाँ, ये तो समझ आता है। और सरकार की मैक्रो नीतियां, जैसे टैक्स बढ़ाना या घटाना, सीधे तौर पर हम जैसे व्यक्तियों और व्यवसायों के माइक्रो फैसलों पर असर डालती हैं। तो ये वो अलग अलग लेंस है एक ही चीज यानी अर्थव्यवस्था को देखने के। एक जूम इन करके देखता है, दूसरा जूम आउट करके। बिल्कुल सही समझा, एकदम सही। एक के बिना दूसरे को पूरी तरह समझना मुश्किल है। जैसे जंगल को समझने के लिए अलग अलग पेड़ों माइक्रो को भी देखना जरूरी है, और पूरे जंगल मैक्रो का नजारा भी। कौन सा नजरिया ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। अब देखते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं असल में चलते कैसी हैं। इन नोट्स में 3 मुख्य आर्थिक प्रणालियों का जिक्र है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। हाँ, ये 3 मुख्य प्रकार हैं। पहले पूंजीवाद की बात करते हैं। यहाँ मुख्य विचार है निजी संपत्ति, प्राइवेट ओनरशिप, यानी जमीन, फैक्ट्री, दुकानें लोगों या कंपनियों की होती हैं। जी। इनका मुख्य लक्ष्य होता है मुनाफा कमाना, प्रॉफिट मोटिव। सिद्धांत रूप में सरकार का दखल कम से कम मिनिमल गवर्नमेंट रोल होता है। हाँ, लेज़े फेयर टाइप का आइडिया। बिल्कुल। इस सिस्टम में आर्थिक आजादी तो काफी होती है, लेकिन अक्सर आय में बड़ी असमानता, इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। सामग्री में अमेरिका को इसका एक क्लासिक उदाहरण बताया गया है। हाँ, पूंजीवाद इस विचार पर आधारित है कि जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं तो बाजार की अदृश्य शक्ति है ना, एडम स्मिथ की इनविजिबल हैंड, वो समाज के लिए भी अच्छा करती है। लेकिन इसकी आलोचना अक्सर असमानता और बाजार की विफलताओं, मार्केट फेलियर्स को लेकर होती है। अच्छा। इसके विपरीत समाजवादी प्रणाली में उत्पादन के साधनों पर समाज का या सरकार का स्वामित्व होता है। यानी सब कुछ सरकारी? हाँ, ज्यादातर। यहाँ लक्ष्य मुनाफा नहीं, बल्कि सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर और संसाधनों का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सरकार अर्थव्यवस्था की योजना और नियंत्रण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। कंप्लीट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। तो इसमें सरकार का रोल बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता कम होती है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से सामाजिक सुरक्षा ज्यादा। नोट्स पूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर और उत्तर कोरिया का उदाहरण देते हैं। तो एक तरफ पूरी आजादी और मुनाफे पर जोर, दूसरी तरफ बराबरी और सरकारी नियंत्रण पर, और फिर इन दोनों के बीच का रास्ता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। हाँ, जो असल में ज्यादातर देशों में पाई जाती है। इन नोट्स के मुताबिक इसमें सरकारी और निजी दोनों तरह के उद्योग साथ साथ चलते हैं, पब्लिक प्लस प्राइवेट ओनरशिप। बिल्कुल।
लक्ष्य भी दोहरा होता है, मुनाफा भी कमाना है और सामाजिक कल्याण का भी ध्यान रखना है। एक संतुलन बनाने की कोशिश। हाँ, सरकार की भूमिका होती है, लेकिन पूंजीवादी देशों की तरह कम भी नहीं और समाजवादी देशों की तरह पूरी भी नहीं। आय का वितरण भी बीच का होता है, पूंजीवाद से कम असमान और आर्थिक स्वतंत्रता भी सीमित होती है। यहाँ भारत का उदाहरण दिया गया है, जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बिल्कुल, ज्यादातर देश आज असल में मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं ही हैं, बस उनका झुकाव किसी एक तरफ ज्यादा हो सकता है। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि फैसले कौन ले रहा है। क्या सारे आर्थिक फैसले एक केंद्रीय प्राधिकरण सरकार ले रही है, जैसा कि समाजवाद में होता है, या फिर लाखों व्यक्ति और कंपनियां बाजार में स्वतंत्र रूप से मोल भाव करके फैसले ले रहे हैं, जैसा कि पूंजीवाद में होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कोई भी प्रणाली स्थिर नहीं होती। देश अपनी जरूरतों और विचारधारा के हिसाब से समय के साथ अपने आर्थिक मॉडल में बदलाव लाते रहते हैं। अच्छा, मतलब ये फिक्स नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चुनाव किसी देश के विकास के पथ, उसके सामाजिक ढांचे और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करता है। ये सिस्टम्स वाली बात काफी दिलचस्प है। अब एक और जरूरी वर्गीकरण पर आते हैं, जिसका जिक्र इन नोट्स में है। सार्वजनिक वस्तुएं, पब्लिक गुड्स बनाम निजी वस्तुएं, प्राइवेट गुड्स। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। पहले निजी वस्तुओं को समझते हैं, जैसे कि किसी की कार या हाथ में कॉफी का कप। ये राइवलरस होती हैं, मतलब अगर एक व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है तो कोई और उसी समय उसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सही। और ये एक्सक्लूडेबल भी है, यानी आप दूसरों को इसका इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं। बिना पैसे दिए कॉफी नहीं मिलेगी। नोट्स बताते हैं कि ये आमतौर पर बाजार में खरीदी बेची जाती हैं और इनकी कुछ सीमांत लागत होती है, यानी हर एक और कप कॉफी बनाने में कुछ अतिरिक्त खर्च आता है। सही कहा। अब सार्वजनिक वस्तुओं को देखें तो वे बिल्कुल उलट हैं। ये नॉन राइवलर्स हैं, यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल से दूसरे के लिए उसकी उपलब्धता कम नहीं होती। सोचिए राष्ट्रीय रक्षा के बारे में। हाँ। या एक लाइट हाउस की रोशनी के बारे में। एक जहाज की रोशनी देखने से दूसरे जहाज के लिए रोशनी कम नहीं होती। अच्छा। और ये नॉन एक्सक्लूडेबल भी हैं, यानी आप आसानी से किसी को इनका लाभ लेने से रोक नहीं सकते। आप किसी नागरिक को राष्ट्रीय रक्षा के फायदे से बाहर नहीं कर सकते, भले ही उसने टैक्स दिया हो या नहीं। हाँ, ये तो है। इसी वजह से, जैसा कि नोट्स में इशारा किया गया है, इन्हें अक्सर सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, क्योंकि निजी कंपनियां इनसे सीधे मुनाफा नहीं कमा सकती। इनकी सीमांत लागत शून्य मानी जाती है। एक और व्यक्ति का लाभ उठाने से सरकार पर कोई अतिरिक्त लागत नहीं आती, जैसे सड़क पर एक और कार के चलने से। तो इसका मतलब ये हुआ कि निजी कंपनियां शायद सड़क, पुल या पुलिस जैसी चीजें बनाने या चलाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएंगी, क्योंकि उनसे पैसे वसूलना मुश्किल है। हाँ, यहीं पर फ्री राइडर समस्या आती है, जिसका आपने इशारा किया। लोग बिना भुगतान किए इन सेवाओं का लाभ उठाना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें रोका नहीं जा सकता। अच्छा, फ्री राइडर। हाँ, इसलिए सरकार टैक्स लगाकर इन सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का वित्त पोषण करती है। हालांकि कौन सी चीज सार्वजनिक है और कौन सी निजी, यह रेखा हमेशा साफ नहीं होती। जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं, क्या ये पूरी तरह से सार्वजनिक होनी चाहिए या इनमें निजी क्षेत्र की भी भूमिका हो सकती है? यह अक्सर बड़ी राजनीतिक और आर्थिक बहस का मुद्दा होता है। ये अंतर समझना वाकई जरूरी है। चलिए अब अर्थव्यवस्था के अलग अलग हिस्सों यानी क्षेत्रों पर बात करते हैं। यहाँ जानकारी काफी परतदार लगती है। जी, अर्थव्यवस्था के अलग अलग अंग कह सकते हैं इन्हें। नोट्स के अनुसार अर्थव्यवस्था को मुख्य तौर पर 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, वो है जो सीधे प्रकृति पर निर्भर है। इसमें खेती, मछली पकड़ना, जंगल से लकड़ी काटना और जमीन से खनिज निकालना जैसी चीजें आती हैं। हाँ, मतलब बिल्कुल रॉ मटेरियल वाला सेक्टर। इन्हें अक्सर रेड कॉलर जॉब्स कहा जाता है। शायद प्रकृति से सीधे जुड़ाव के कारण भारत जैसे देशों में, जहां कृषि का लंबा इतिहास है, ये क्षेत्र पारंपरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बिल्कुल, ये अर्थव्यवस्था की नींव है, जहां से कच्चा माल आता है। इसके बाद आता है द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, जिसे औद्योगिक या विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। हाँ, इंडस्ट्री वाला। बिल्कुल, इसका काम है प्राथमिक क्षेत्र से मिले कच्चे माल को तैयार माल में बदलना। सोचिए, कपास से कपड़ा बनाना, लोहे से कार बनाना या गेहूं से बिस्कुट बनाना।
इसमें सभी तरह के कारखाने, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग यूनिट्स, निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन, बिजली उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन शामिल हैं। इनसे जुड़े कामों को ब्लू कॉलर जॉब्स कहा जाता है। अच्छा, ब्लू कॉलर। ये क्षेत्र औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंजन माना जाता है। जैसा कि नोट्स चीन के उदाहरण से बताते हैं कि कैसे इस क्षेत्र ने वहां तेज आर्थिक विकास में मदद की। और यहीं पर भारत की कहानी थोड़ी अलग हो जाती है, जैसा कि इन नोट्स में इशारा किया गया है। ऐसा लगता है कि भारत ने द्वितीय क्षेत्र के पूरी तरह विकसित होने से पहले ही तृतीय क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर की तरफ एक बड़ी छलांग लगा दी। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये तृतीय क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, अमूर्त चीजें प्रदान करता है जिन्हें आप छू नहीं सकते, जैसे शिक्षा, टीचिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ केयर, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट और खुदरा व्यापार, रिटेल। इन्हें व्हाइट कॉलर जॉब से जोड़ा जाता है। हाँ, ये एक दिलचस्प और कुछ हद तक अनोखी बात है। ज्यादातर विकसित अर्थव्यवस्थाओं का सफर प्राइमरी से द्वितीयक और फिर तृतीय क्षेत्र की ओर धीरे धीरे हुआ है। भारत का द्वितीय क्षेत्र को पूरी तरह विकसित किए बिना सेवा क्षेत्र पर ज्यादा निर्भर हो जाना, इसके अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं। आईटी और सेवा निर्यात में हमें फायदा मिला, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र, जो पारंपरिक रूप से बड़ी संख्या में कम कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करता है, उतना मजबूत नहीं हो पाया। तो मतलब नौकरियां उतनी नहीं बनी। हाँ, खासकर उस तरह की नौकरियां जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को कृषि से बाहर निकाल सकें। इसका असर रोजगार की गुणवत्ता और मात्रा दोनों पर पड़ता है। इन 3 मुख्य क्षेत्रों के अलावा नोट्स में 2 और उन्नत क्षेत्रों का भी जिक्र है, जो शायद विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ज्यादा प्रासंगिक हैं। चतुर्थक, क्वाटरनरी और पंचमक, क्वीनरी। जी, ये थोड़े नए वर्गीकरण हैं। चतुर्थक क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्र, नॉलेज सेक्टर कहा गया है। यह सूचना प्रौद्योगिकी और ज्ञान आधारित सेवाओं से जुड़ा है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, कंसल्टेंसी। इसमें उच्च स्तरीय कौशल वाले पेशावर शामिल होते हैं, जैसे वैज्ञानिक या वरिष्ठ बिजनेस एग्जीक्यूटिव। ये दिखाता है कि कैसे अर्थव्यवस्थाएं सूचना और ज्ञान पर आधारित होती जा रही हैं। नवाचार, इनोवेशन और जटिल समस्याओं का समाधान इस क्षेत्र के केंद्र में है। यह अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मूल्यवर्धित, वैल्यू एडेड बनाता है। और फिर है पंचमक क्षेत्र, क्वीनरी सेक्टर। नोट्स के अनुसार इसमें उच्चतम स्तर के निर्णय लेने वाले लोग शामिल हैं, जैसे सरकार और उद्योग में शीर्ष पदों पर बैठे लोग, नीति निर्माता, पॉलिसी मेकर्स, बड़े विश्वविद्यालयों के अधिकारी। इन्हें गोल्ड कॉलर जॉब्स कहा गया है। हाँ, मतलब टॉप लेवल डिसीजन मेकर्स। दिलचस्प बात यह है कि नोट्स में घरेलू सेवाओं जैसे बच्चों की देखभाल, घर का काम को भी इसी श्रेणी में रखा गया है, शायद इसलिए कि ये अर्थव्यवस्था के औपचारिक माप से बाहर होती हैं, लेकिन समाज के लिए महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा अलग वर्गीकरण है घरेलू सेवाओं का, पर हाँ, ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था कितनी जटिल हो गई है। जहाँ प्राथमिक क्षेत्र प्रकृति पर निर्भर था, वहीं पंचमक क्षेत्र उच्चतम स्तर के मानव कौशल, निर्णय और देखभाल पर आधारित है। ये सभी क्षेत्र मिलकर एक आधुनिक अर्थव्यवस्था की तस्वीर बनाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पे आते हैं। भारत के संदर्भ में इन क्षेत्रों का क्या मतलब है? हमारे पास 2011 की जनगणना के कुछ आंकड़े हैं इन नोट्स में, जो एक बहुत ही रोचक तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, ये आंकड़े काफी कुछ बताते हैं। पहले देखते हैं कि लोग काम कहाँ करते हैं, यानी श्रम बल भागीदारी दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR। सबसे ज्यादा लोग, लगभग 54.6%, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि और संबंधित गतिविधियों में लगे हुए हैं। हाँ, आधे से ज्यादा कामकाजी आबादी, ये बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। इसके बाद द्वितीयक यानी विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 24.3% लोग हैं। ठीक। और सबसे कम, लगभग 21.1% लोग तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। तो काम करने वालों की सबसे बड़ी संख्या कृषि में है। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। हाँ। जब हम देखते हैं कि देश की कुल आय यानी GDP में किस क्षेत्र का कितना योगदान है, तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। यहीं पर वो विरोधाभास है जिसका जिक्र पहले हुआ था। GDP में सबसे बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र का है, लगभग 54.15%। आधे से ज्यादा। हाँ, यानी जहां सबसे कम लोग काम करते हैं, वहां से आधे से ज्यादा राष्ट्रीय आय आ रही है।
और द्वितीयक क्षेत्र का योगदान लगभग 31.46% है और प्राथमिक क्षेत्र, जहां आधे से ज्यादा लोग काम करते हैं, उसका जीडीपी में योगदान सबसे कम है, सिर्फ 14.39%। ये आंकड़ा भारत की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी चुनौती और विशेषता को उजागर करता है। हमारी ज्यादातर आबादी कम उत्पादकता वाले कृषि क्षेत्र में फंसी हुई है। हाँ, जबकि उच्च उत्पादकता वाला सेवा क्षेत्र उतनी नौकरियां पैदा नहीं कर पा रहा है जितनी जरूरत है। द्वितीय क्षेत्र, जो इन दोनों के बीच एक पुल का काम कर सकता था और बड़ी संख्या में रोजगार दे सकता था, वो उम्मीद के मुताबिक विकसित नहीं हुआ। तो ये एक तरह का असंतुलन है। बिल्कुल, एक बड़ा संरचनात्मक असंतुलन। इसका सीधा असर आय असमानता, गरीबी और क्षेत्रीय असंतुलन पर पड़ता है। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या भारत बिना मजबूत औद्योगिक आधार के केवल सेवा क्षेत्र के दम पर सतत और समावेशी विकास हासिल कर सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। तो संक्षेप में आज हमने देखा कि अर्थशास्त्र को माइक्रो और मैक्रो नजरिए से देखा जा सकता है। जी। हमने 3 मुख्य आर्थिक प्रणालियों, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित की विशेषताओं और उनके पीछे के विचारों को समझा। हाँ, उनके फर्क को समझा। हमने सार्वजनिक और निजी वस्तुओं के बीच के जरूरी अंतर को जाना और देखा कि क्यों कुछ चीजें सरकार प्रदान करती है। और फिर हमने अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्रों, प्राथमिक से पंचमक तक को समझा और भारत के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विरोधाभास देखा। जी। रोजगार और जीडीपी योगदान में भारी अंतर अपने वित्तीय निर्णयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं। ये सिर्फ अकादमिक चर्चा नहीं है, ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है। सही कहा। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, एक सवाल या विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज की चर्चा से ये स्पष्ट है कि भारत का आर्थिक विकास पथ थोड़ा अनोखा रहा है, खासकर द्वितीय क्षेत्र को लांघकर सेवा क्षेत्र में छलांग लगाने के मामले में। हाँ, ये लीप फ्रॉगिंग वाली बात। हाँ, रोजगार और जीडीपी योगदान के बीच जो असंतुलन हमने देखा, उसके मद्देनजर भविष्य में भारत के लिए स्थायी विकास और अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियां बनाने का रास्ता क्या हो सकता है? क्या केवल सेवा क्षेत्र इस चुनौती का सामना कर सकता है, या फिर मेक इन इंडिया जैसे प्रयासों के जरिए विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना ज्यादा जरूरी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा।